बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्री टुडे प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सईद मुगल। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में हमारी जो यूथ पे मुश्तमिल आबादी है, हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। और चूँकि किसी भी मुल्क, किसी भी खित्ते में रहने वाले लोगों के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो फूड सिक्योर मुल्क बन सकें। और फूड सिक्योर मुल्क बनने के लिए हमें यकीनन ऐसे काम करने होंगे, सीखने होंगे, प्रमोट करने होंगे जिनसे कि हमारी खुराक की फरावानी हो, तैयारी हो और हम फार्मिंग को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। और मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत खित्ता है ये, इतने फर्टाइल यूथ है हमारी, किसी भी काम को फोकस कर ले तो बेशक वो हाइट्स को पहुंच जाते हैं और यकीनन वो तरक्की की वो मनाजिल तय कर देते हैं जिन्हें अभी कागज़ों पे लिखा भी नहीं गया होता। आज के प्रोग्राम का टॉपिक है रोल ऑफ एग्री बिजनेस इन फूड सिक्योरिटी, यानी फूड सिक्योरिटी में एग्री बिजनेस की अहमियत। जी, एग्री बिजनेस मीनिंग बाय हर वो एक्टिविटी जो हम अपनी खुराक को पैदा करने के लिए करेंगे वो एग्री बिजनेस में आएगी। चाहे फूड की प्रेपरेशन है, हाईएस्ट यील्ड है, फूड को फार्म से फोक तक लाने के लिए तमाम एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी की सारी फूड सिक्योरिटी से ही रेलेवेंट हैं और यही हमारा बिज़नेस है। आज के इस प्रोग्राम में मैं बड़ा मशकूर हूँ जनाब डॉक्टर शहजाद नवीद जदून साहब का, जो कि डायरेक्टर हैं ऑलटेक के। बेशक वो डायरेक्टर ज़रूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक बड़ी वाइब्रेंट पर्सनालिटी हैं। आई नो कि जब इनकी प्रेजेंटेशंस हम सुना करते थे, सिंस देन मुझे बड़ा मज़ा आता था। रीज़न बीइंग कि कोई भी एनर्जेटिक बंदा जो जिस जगह पे खड़ा होता है, जो जिस जगह पे मूव कर रहा होता है, वो अपने सराउंडिंग्स को इन्फॉर्म भी कर रहा होता है, ट्रेन भी कर रहा होता है और आगे निकलने के रास्ते भी बता रहा होता है। और डॉक्टर साहब जो हैं, ही सच ए वाइब्रेंट पर्सनालिटी कि सुबह उठ के इन्होंने कोई ना कोई टारगेट जो रखा होता है और फिर कोई ना कोई एम लेके घर से निकलते हैं, कोई ना कोई मिशन होता है जिसको ये चीज़ कर देते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरी दूसरी मेहमान इफ़त अमीन साहिबा, कोऑर्डिनेटर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की कनेड कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर से। बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब आपने आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाना है, तो डॉक्टर साहब की बड़ी मैं समझता हूँ कि मेहरबानी, क्योंकि जूलॉजी और फिशरीज़ और एक्वाकल्चर, मैंने कहा यार ये प्रोग्राम तो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। हम सिर्फ पोल्ट्री की बातें नहीं करेंगे बल्कि कंप्रिहेंसिव डाइट की बातें करेंगे, न्यूट्रिशन की बातें करेंगे, प्रोटीन के सोर्सेज की बातें करेंगे। तो ये सारी गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया जनाब, आप दोनों तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, आई विल बी फर्स्ट आस्किंग यू, ये जो ABCD, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी प्यारी एब्रीविएशन है, ये क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुगल साहब आपका कि आपने मौका दिया। और आई थिंक जो आज का टॉपिक है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया और सस्टेनेबिलिटी हो गया, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके पिलर के ऊपर आपकी कोई भी नेशन और प्रॉपरली जो पूरी दुनिया है वो उसके ऊपर खड़ी है इस वक्त। और इस वक्त अगर आप देखें कि पाकिस्तान को अगर हम स्पेसिफिक लेते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ ह्यूमन की आबादी बढ़ रही है, एक तरफ एनिमल की आबादी बढ़ रही है और तीसरी तरफ हमारी एरेबल लैंड कम हो रही है। तो अब जब इन तीन चीज़ों को हम इनका जब बगौर मुताला करते हैं तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि आने वाले टाइम में जो फूड सिक्योरिटी का थ्रेट है वो बढ़ता जाएगा। तो अब इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम में बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कमिंग बैक टू ABCD जो कि एग्री बिजनेस कोचिंग एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि एक ब्रेन चाइल्ड था और मेरा पैशन था कि वी शुड कम बैक टू दिस वे। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो आपने जैसे अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि हमारे पास 55% यूथ है, तो उस यूथ को डायरेक्शन देना, उस यूथ को पर्पस देना और उस यूथ को एरिनास प्रोवाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेशक। आज जो हम यूनिवर्सिटी से, जो कॉलेजेस से लोग निकले हैं, आज अब जो हम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमने एक्सपीरियंस की बेस पे सीखा कि वापस जाके बैक टू यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स को हमने वापस कनेक्ट करना है। तो उस कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट का एक लाइजान बने। और उस सिलसिले में जो यंगस्टर्स अपकमिंग प्रोफेशनल्स हैं, आप उनको बताएं
कि पाकिस्तान एज एन एग्रीकल्चर कंट्री अगर 60% डिपेंडेंसी आबादी की एग्रीकल्चर पे है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट डाटा देखते हैं तो हम कमोबेश 6 से 8 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बेहतर कर सकते हैं। वरिंग आई वुड से इट्स अ वरिंग सिचुएशन बड़ी। और सर इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं कि हम वापस जाएं, इन लोगों को मोटिवेट करें, इनको डायरेक्शन दें, इनको पर्पस दें, इनको बताएं कि इनके लिए क्या क्या एरिनाज अवेलेबल हैं और कैसे ये जा सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जहन में सर हमने ये जो एग्री बिजनेस कोचिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करा और हमने जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको उनके साथ मिल के हमने जो है वो प्रोग्राम्स कैंपेन ड्राइव करी। और उसमें हमने कहा कि जी कि देखें, सबसे पहले जब कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में आता है तो आप उसकी एक प्रोफाइलिंग करें। आप उसके आजकल आपके पास बहुत से ऐसे टूल्स हैं, साइकोमेट्रिक टूल्स हैं, जिसकी बेस पे आप असेसमेंट्स कर सकते हैं, ग्रे एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पॉजिटिव एरियाज़ को आगे लेके जा सकते हैं। तो उसकी हमने कहा कि एक असेसमेंट फॉर्म बनाएं और फिर हम ये करें कि जो इंडस्ट्री के जो आपके अनसंग हीरोज़ हैं उनको लेके आएँ, उनको एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करें और वो बताएं कि उन्होंने अगर आज वो पॉइंट ए से पॉइंट जी तक गए हैं तो उन्होंने क्या स्टेप्स स्ट्रगल करे और क्या क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस थे, ताकि हम लोगों को ये बताएं कि अगर आपने तरक्की करनी है तो इन जीनों के ऊपर आपने चढ़ना है। और इन जीनों के ऊपर जाने के और कामयाबी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी रेजिलियंस और आपकी कंसिस्टेंसी है। तो इसी सिलसिले में हमने फिर ये ABCD को हमने प्रमोट किया और इसके हमने चैनल्स बनाए और छोटे छोटे क्लिप्स करके हमने मैस अवेयरनेस के ऊपर। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। हमारे ज़माने में जो एक बड़ी वरी थी ना जी, किस दिन डिग्री मुकम्मल होगी तो हम अफसर लग जाएंगे। क्या हम अब इस कह रहे हैं काविश में हैं कि लोगों को बता सकें कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, हमने कोई ज़रूरी नहीं नौकरी ही करनी है? ये कोई सेंस डेवलप कर पाए हम? अच्छा सर, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो मेन डोमेन तरबियत के साथ साथ वो ये होना चाहिए कि आप कैसे एंटरप्रेन्योर्स आपने डेवलप करने हैं। क्योंकि जब तक हम एंटरप्रेन्योर्स डेवलप नहीं करेंगे तो हम जॉब सीकर से निकल के हमने जॉब प्लेसमेंट्स पे लोगों को लेके जाना है ताकि आप जॉब देने वाले बने। और मज़े की बात ये कि जब हम एग्री बिजनेस की या एग्री फूड की बात करते हैं तो इसकी तमाम अगर आप सप्लाई चेन मॉडल्स को देखें तो हर मॉडल के अंदर आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का भी क्वेश्चन है, आपका मीडियम साइज एंटरप्राइजेस भी बन सकते हैं और ऑब्वियसली कॉर्पोरेट और बिग फार्मिंग के भी मॉडल्स आपके पास। मतलब हमने अल्टीमेटली जो आपने इस वक्त सीडिंग करनी है, जो बच्चों के जहन में सीडिंग करनी है, वो ये करनी है कि आपने ये जो तालीम हासिल करनी है इससे निकल के आपने कोई बिजनेस खड़ा करना है। आप इस पूरे जो मॉडल है उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट पुर्जा या पार्ट बने ताकि आप पूरी सप्लाई चेन को कंप्लीट करें। जैसे एग्रीकल्चर में आप देखें, अगर आप ज़मीन से सीड सोइंग से लेके उसकी पोस्ट हार्वेस्ट तक देखते हैं तो स्टिल आपके पास चांसेस हैं। और अगर वही आपका जो हार्वेस्ट है, जो एग्री आपका बिजनेस के जो आपके लेफ्ट ओवर्स हैं वो आपके एनिमल इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे हैं, आप उनके अंदर बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत से एरिनाज हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। चांसेस बहुत होते हैं। आपने डिसाइड करना होता है कि किस एरिया को आप टैप करना चाह रहे हैं, कहाँ अपनी एफर्ट्स पुट करना चाह रहे हैं। इफ़त अमीन साहिबा, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज डॉक्टर शहजाद नवीद जदून साहब ने आपके वहाँ पे लेक्चर दिया और बच्चों को मोटिवेट किया। और एक तो मैं ये सुनना चाहूँगा, आप ज़ाहिर है माशाल्लाह फिशरीज़ के ऊपर काम भी कर रहे हैं। आई नो कि यू आर PhD स्कॉलर फॉर दैट एंड ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के आप कोऑर्डिनेटर हैं। तो एक तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज इनकी स्पीच सुन के कुछ चह मगोइयाँ हुई कि ये हमारे मुतल्लिक बातें कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई एक होप नज़र आई बच्चियों को? बिल्कुल। हमारे मैं पहले आपको ये भी बताना चाहूँगी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इधर इनवाइट किया। हमारी जो यूथ है आजकल ट्रेंड हुआ करता था साइंसेस की तरफ, बहुत ज़्यादा रुझान था बच्चों का, बच्चियों का और मेल्स का भी। लेकिन ये पिछले 1-2 साल से और ये काफ़ी चेंज आया और बच्चे काफ़ी इनसिक्योर हैं जो हमारे इस साइड पे ज़ूलॉजी की या बेसिक साइंसेस की फील्ड्स में आते हैं और वो कि जॉब्स का क्या होगा। डिग्री करके बच्चियां निकलती हैं तो उनका मेन यही होता है कि अब हमें कहाँ नौकरी मिलेगी। तो आज का जो सेशन था सर का, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट किया गया खुद से, किस तरह से आप एक्वाकल्चर इवन के
आपकी फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिशरीज़ किस तरह से आप घर में जो है एक छोटा सा बायोफ्लॉक सिस्टम लगा के आप खुद से, अगर ये नहीं तो एक और सर ने एक मशवरा दिया कि बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं कि आप जो फ़िश परचेज़ करें उसकी डी स्केलिंग करें, उसको फ्रोज़न प्रोडक्ट्स बनाएं और आप उसको जो है, और ये जब टॉक हो रही थी और बच्चियां काफ़ी मोटिवेटेड थी और बहुत ज़्यादा उनका इस तरफ रुझान था कि हम लोग कोई ना कोई कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेंगे। Great. तो पहले ये हुआ करता था कि बच्चियों को यही होता था कि बिजनेस में एक फैशन डिजाइनिंग का एक बिजनेस है लड़कियों के लिए, ऐसे ही लेकिन अब काफ़ी चेंज आ रहा है इस तरफ के बच्चियां एग्री बिजनेस की तरफ जो हैं वो उनका माशाल्लाह, I रुझान। congratulate डीवीएम में भी you. आप देखें कि वेटनरी साइड पे भी हमारी जो बच्चियां हैं या जोलॉजी में है, तो वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की बात करें तो 70% अब गर्ल्स इन फील्ड्स में अब आ तो रही हैं। जी हाँ, कैसी खूबसूरत बात 30% आपने कर दी। सॉरी, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। मैं 83 एजी हूँ, मेरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 83 में एडमिशन हुआ। 84 में पहली दफ़ा हमारी 2 बच्चियों ने वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और थ्रू कोर्ट ऑर्डर लिया। हम कहना लो एग्रीकल्चर ये पढ़ सकती है, इन्हें टकिया ना हलवाने ने, इन्हें मतलब कणक बढ़नी है, इन्हें मतलब वी सेड लाइक दिस। तो आज आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद चले जाएं, जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर पढ़ाई जा रही है, मोर देन 60% बच्चियाँ ही मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इस मखलूक को हमने कोई रास्ता देना है, इनको चैनलाइज करना है, हमने इनको कुछ स्नब नहीं करना, हमने इनको कोई दफनाना नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमने इनको ही रास्ता देना है। तो इसका मतलब है कि आज डॉक्टर साहब की बातें सुन के आपको लगा कि ये इंटरेस्ट है। एक तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह सर ने बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं कोट करना चाहूँगी। हम लोग लास्ट ईयर गए, एक कॉन्फ्रेंस थी आउट ऑफ कंट्री भी, तो वहाँ पर अब देखिए पाकिस्तान का ही एक पार्ट बांग्लादेश, वहाँ पर एग्रीकल्चर या आप एक्वाकल्चर की बात करें तो वुमेन का बहुत रोल है, और फीमेल्स अपनी डेली जो फूड नीड है वो अपने घर के अंदर ही फार्मिंग से जो है उसको पूरा कर रही होती हैं। मतलब उन्होंने छोटे छोटे फिश फार्म अपने घर में बनाए हुए हैं। तो क्यों ना पाकिस्तानी फीमेल्स भी इस तरफ आए, और आज बड़ा एलेबोरेट पूरे पाकिस्तान की आप जो वाटर जोन्स हैं उसमें सैलिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ किस तरह की फिशरीज है, इस पर बहुत अच्छी बात हुई कि कहाँ कहाँ आप क्या क्या चीज़ें कल्चर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड कर दूँ अगर आप इजाज़त दें डॉक्टर साहब, इफ़ यू एग्री। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जितनी भी कॉटन लगती है हैंड पिकिंग इज़ डन बाय वुमेन, बिल्कुल 100%। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे जितनी भी ये जिसे हम कहते हैं ना चावल की फसल काश्त होती है, लाभ लगाना, ठीक है जी, वो कौन लगाती हैं? मोर देन 80% खवातीन लगाती हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पाकिस्तान में लाइव स्टॉक हैंडलिंग जो घरेलू पैमाने पे है 101% खवातीन ही उनको संभालती हैं। अच्छा, लेकिन अब इसमें कोई एंटरप्रेन्योरशिप वाली कोई आइडिया निकल सकता है, ये तो इसका मतलब है कि गर्ल्स दे मस्ट हैव थॉट टुडे। बिल्कुल सर, इसके अलावा आप देखें कि किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट एक चला था, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहा, और बहुत घरों में ख़ासतौर पे अम्मियाँ जो हैं वो इस तरफ बहुत ज़्यादा आई कि हम लोग जो है वो घर में ही सब्जियां उगाएं और इस तरह करें। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि इस सेक्टर में भी फिशरीज़ या बच्चे जो हैं वो, और कुछ नहीं तो जो यहाँ पे आज हमारी बच्चियों को उन्होंने मशवरे दिए हैं कि आप इस तरह का बिजनेस रन कर सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा आपके पास कोई आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो आप किस तरह से उसको, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा सबसे बड़ी बात होती है डिटर्मिनेशन। ठीक है जी, और उससे भी बड़ी बात होती है कि हम इरादा कर लें, निकल पड़ें, निकलो अल्लाह की राह में, हल्के हो या बोझल। बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। आज हमारे साथ मेरे मेहमानाने ग्रामी के साथ एक छोटी बहन मेरी तशरीफ़ लाई हुई हैं, उनका एजुकेशन से ताल्लुक़ है, और आई रिक्वेस्टेड हार जी, फ्रीहा मैडम फ्रीहा हैं, और ये स्कूलिंग सिस्टम पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल सिस्टम में ये माशाल्लाह पढ़ाती हैं। आई विश्ड कि वो यहाँ बैठती, क्योंकि आज का ये जो प्रोग्राम है बेसिकली हमने लोगों को ऑन बोर्ड करना है, हमने लोगों को मोटिवेट करना है, हमने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी स्कूल्स लेवल पे जाके काम करना है। तो बहरहाल आई होप कि मे बी नेक्स्ट टाइम शी विल बी सिटिंग विद अस। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये उनसे गिला ठीक है गलत है? नहीं जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देखें जो टीचर्स हैं ना दे मेक प्रोफेशनल्स। yes.
तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अगर वालदैन के बाद अगर मिलती है तो अपने उस्ताद से, टीचर से मिलती है। बेशक। तो एज एन इंस्पायरेशन और एज अ लीडिंग रोल उनको आना चाहिए, और ऐसे तमाम टीचर्स को आना चाहिए जिनकी बसातत से आज हम इन मकाम पे बैठे हैं। बेशक। और मैं समझता हूँ कि जो इज़्ज़त का मर्तबा, जो एक रिस्पेक्ट का जो मकाम हमारे टीचर्स का, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स का है, उसको हमें कायम व दायम रखना है, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर सारी फाउंडेशन और पूरी इमारत बनती है। बेशक, तो मैं समझता हूँ कि अगली दफ़ा उनको ज़रूर आना आई चाहिए। होप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शी विल। और सर मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो स्कूल लेवल है ना, वहाँ पर जब हम टीचिंग करते हैं और बच्चों को कोई अवेयरनेस देते हैं, पहली तो बात है बच्चे एज़ कम्पेयर टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप प्लांटेशन करवा लें और बच्चा आएगा, मामा मैंने रात को वो सीड करना है और सुबह उसका वो निकलेगा प्लांट और मैंने उसको देखना है। तो वो स्कूल लेवल्स पे अगर हम ये कंपेन्स करते हैं तो, और अगर मैडम करें और इनके अंडर माशाल्लाह से बहुत लंबी चेन है, 45,000 स्टूडेंट्स हैं, तो वो मैं समझता हूँ मेरे बहुत ख्याल से बहुत कामयाब ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव होगा इनका माशाल्लाह है सेटअप जिस स्कूल सिस्टम से ये पढ़ा रही हैं। और सेकेंडली, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ज़्यादा क्वेरीज, देखिए हमारे जब एग्रीकल्चर को हम करते हैं डिफ़ाइन, जैसे अभी आप बता रहे थे एक्वाकल्चर के ऊपर बच्चियों ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया, पोल्ट्री सेक्टर पे, पोल्ट्री साइड पे, एक तो मैं चाहूँगा आपसे जानना कि इंटरनेशनल जितना प्रोटीन की लोग इनटेक है लोगों की प्रोटीन, पाकिस्तान का इन कंपैरिजन हम आगे हैं, पीछे हैं या एट पार हैं? दूसरी बात, चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन पाकिस्तान क्या है? अच्छा सर, जहाँ तक एक तो मैं करेक्शन करना चाहूँगा, वी शुड नॉट से इट इज़ द चीपेस्ट, आई मस्ट से इट इज़ अफोर्डेबल। ट्रू वर्ड। तो क्योंकि देखें इसके अंदर अगर हम इसकी बैलेंस अगर एज अ न्यूट्रिएंट देखें तो ये वेल बैलेंस्ड है। और पाकिस्तान की जब हम इन स्पेसिफिक बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारी माल न्यूट्रिशन और हमारी स्टंटेड ग्रोथ के नंबर बहुत हाई हैं। तो ऑलमोस्ट लाइक 40% हमारी माल न्यूट्रिशन है, और प्रोटीन उसके अंदर एक प्रीडोमिनेंट आपका जो मेन आप कह सकते हैं कि एरिया है जहाँ पे हम डेफिशिएंट हैं। और साथ ही साथ अगर हम जब दुनिया से कंपेयर करते हैं तो मोटी मोटी चीज़ें जिनको हमने कंपेयर करना है कि हमने ये देखना है कि चिकन पर कैपिटा हम क्या खा रहे हैं और दुनिया क्या खा रहे हैं। देखिए जी, दुनिया में इस वक्त 40 kg प्लस तक लोग चिकन खा रहे हैं, 40 kg पर पर्सन जी, और हम पाकिस्तान के अंदर 5 से 6 kg पर पर्सन खा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा गैप है। और जब हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये एक प्रोटीन का बड़ा अफोर्डेबल सोर्स है जिसके ऊपर जो है हम आगे जाके पाकिस्तान के अंदर माल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं फिर एक चीज़ को एज अ स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री का फूड सिक्योरिटी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है। और वी आर कस्टोडियन ऑफ फूड सिक्योरिटी प्लस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के भी हम कस्टोडियन। एक्चुअली तो ये है, ठीक है जी, ये जो आपने न्यूट्रिशन वाली बात की है ना, सबसे बड़ा फोकस ये है सर। दूसरी तरफ हम जब अंडों की बात करते हैं तो हम दुनिया में देखते हैं लोग 300 से 400 अंडे पर पर्सन खा रहे हैं साल में। ठीक है। और हम अगर आज देखें तो हम 50 से 60 अंडों से ज़्यादा ऊपर हम नहीं गए। और एक तरफ देखें कि हमारे मुल्क में आबादी जो अगले 2050 तक ऑलमोस्ट डबल आबादी हो जाएगी। बेशक इमेजिन करें कि आपकी आबादी यूएसए से ज़्यादा हो जाएगी। तो आज अगर आपके पास जो फूड इनसिक्योरिटी के नंबर 37 to 40% है, वो कहाँ पे जाएंगे? और फिर आप ये देखें कि आपके पास जो प्रोटीन सोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मीट की कैटेगराइजेशन में जाते हैं तो आपके पास लाइफ स्टॉक के अंदर मीट है, मटन है, बीफ है, मटन है, फिर आपकी पोल्ट्री है और फिश है। और मैं ये समझता हूँ कि पोल्ट्री अगर ना होती, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी मैल न्यूट्रिशन है इसके नंबर्स डबल हो सकते थे, क्योंकि आपके पास और कुछ चीज़ नहीं है। और फिर एक चीज़ आपने और भी जहन पे रखनी है कि हम सस्टेनेबिलिटी की और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। और पाकिस्तान इस वक्त 5वें नंबर पे है क्लाइमेट इंडेक्स के मुताबिक, जो कि मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है टुवर्ड्स दी क्लाइमेट चेंजेस। अच्छा डॉक्टर साहब ने बड़ा ठीक पॉइंट आउट किया कि हमें प्रोटीन सोर्स के लिए पोल्ट्री एक बहुत मैं समझता हूँ बेहतर एरिया है जिस पे हम डिपेंड कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर कि डॉक्टर साहब हमारे वक्तों में ना तो फ्रिज थे, अच्छा मुर्गी तभी खाते थे या मुर्गी बीमार होती थी या मुर्गी पालने वाला बीमार होता था। क्या हमारी ये पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ी है, कम हुई है, या व्हाट डू यू कमेंट ऑन इट?
आई थिंक सर इन जनरल तो देखें पर कैपिटा कंजम्पशन बेहतर हुई है, हाँ लेकिन स्टिल हमारे पास रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ये है। है। ठीक है, अब जैसे कि आपने बात करी कि अब हमने इसकी जो वेरिएंट्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, क्योंकि अभी भी हमारी 95% जो मार्केट है वो वेट मार्केट है ठीक कि है। आपका लाइव मुर्गी आता है, लाइव मुर्गी ज़िबा होती है और देन वो जाती है। ठीक ऐसे ही है, है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करें अपने फूड सिस्टम के हाँ अंदर, जहाँ पे हम उसको चिल्ड चिकन की तरफ लेके जाएं, फ्रोजन की तरफ लेके जाएं, वैल्यू एडिड की तरफ लेके जाएं, और पूरी दुनिया में ये निज़ाम चल रहा है। क्योंकि देखिए वेट मार्केट के जहाँ पे प्लसेस हैं वहाँ पे बहुत से नेगेटिव्स नहीं हैं। ठीक है, आपका ब्लड के साथ डिजीज सेपरेशन हो रही है और डिफरेंट जगहों पे खुडे जो बने हुए हैं उनको भी हम बेहतर कर सकते हैं। तो बहरहाल वापस हम इस बात पे आते हैं कि हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है उसको बेहतर होना चाहिए। स्टिल इट नीड्स ओ बिल्कुल इम्प्रूवमेंट। और जी जी सर। अच्छा, आप मैं इफ़त छोटी बहन ये बताइए कि हमें तो पता है जनाब सितंबर शुरू होगा, आखिर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मैक्सिमम मार्च तक मछली खानी है। अच्छा, ये मतलब हमारे जहन में क्यों बैठ गया हुआ है? क्या ये हम जो आप जिन कॉलेजेस में, स्कूलों में या बच्चों को पढ़ा रही हैं, या खुद बीइंग मदर भी आप बच्चों को फीडिंग करवाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अभी को ख़त्म हुआ है कि नहीं भला? काफ़ी हद तक बच्चों को हम लोग ये चीज़ अवेयर कर चुके हैं कि मछली इन रे के महीनों के बाद उसका शिकार मना है। शिकार क्यों मना किया गया ये है? ज़रा मैं जानना चाहूँगा, ये बता दें। ये जो सीज़न होता है मार्च, अप्रैल, मई, इसमें मछली ब्रीड कर रही होती है। ऐसे ही है। तो जो हमारी नेचुरल वाटर फिशेस हैं उन पे शिकार पे पाबंदी लगा दी जाती है। और उस टाइम पे भी अगर आप फार्मिंग वाली भी हम बात करते हैं तो फार्म में भी हम ब्रूडर्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली वो इस वजह से है कि हमारी मछली की प्रोडक्शन इम्प्रूव हो सकती है। ये नहीं है कि आप ब्रूडर्स जोन से हैं उसको पकड़ा और वो जो 3-4 साल में एक ब्रूडर तैयार हुआ है माशाल्लाह से, काफ़ी उसका 3-4 या 5 केजी उसका वेट होता है और वो अच्छे एग प्रोडक्शन दे सकती है। तो अगर वो मछली आप लोग शिकार करके एक बड़ा फखरिया वो लोग कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है, उसका शिकार किया और उसको खाया, तो वो फिर एक्चुअली प्रोडक्शन सिस्टम में आप देखें तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी कि आप जितने अंडे उससे ले सकते थे फिर उसके बाद कितनी मछलियां बन सकती थी। तो उस चीज़ पे शिकार पे पाबंदी लगाई जाती है। ये बिल्कुल मिथ है कि खाई नहीं जाती, लेकिन हमारे पाकिस्तान में वही कॉन्सेप्ट है कि मछली गर्मियों के महीने में खाने से गर्मी हो जाती है या सर्दी हो जाती है, इस तरह से कोई। लेकिन अगर आप दुबई अब सबसे गर्म आप देख सकते हैं इलाका है, लेकिन उसमें थ्रू आउट द ईयर सी फूड और ये अवेलेबल होती है, वहाँ पे हम जाके खाते हैं। बेसिकली उसमें मैं समझता हूँ कि सप्लाई चेन का, अवेलेबिलिटी का, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, अवेयरनेस भी और अफोर्डेबिलिटी भी और सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि मछली जो है जब पॉन्ड से पकड़ के शहर में लानी है तो आपको पता ही है नवंबर दिसंबर के दिनों में तो मछली की जो दुकानें हैं भरी होंगी रश से। ठीक है, लेकिन जाहिर है जून जुलाई में तो ये इट बिकम्स डिफिकल्ट, स्पॉइल जल्दी हो जाती है। हाँ और उसका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। उसके लिए बड़े अच्छे जो है सर ने बताया कि हमारा वैल्यू जो आपके प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, हाँ जी, उन पे बहुत अच्छा काम होना चाहिए कि जैसे पोल्ट्री में भी अब बहुत सी कंपनीज हैं जैसे KNNs वगैरह ने ये किया है शुरू के फ्रोजन प्रोडक्ट्स जो है, उससे यही है कि जो फूड वेस्टेज होता था हमारा यहाँ बहुत स्पॉइलिंग होती भी हो रही है और लाइफ शेल्फ लाइफ भी बढ़ रही है। डॉक्टर साहब हमारे पाकिस्तान में अभी तक हम कितने % पे आ सके हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, पोल्ट्री में? सर जो इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हम लोग 5 से 6% जो है हमारी प्रोसेसिंग का शेयर बढ़ा है, जो कि पिछले कुछ सालों में बेहतर हुआ है। क्योंकि इस वक्त आप देखें जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जिसके अंदर अब घर के अंदर मर्द और ख़वातीन दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो ये जो फूड सिस्टम है इसकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कन्वीनियंस है। ठीक है, आपने उसको निकाला, बनाया, किया, तो वो जो तरद्दुद है वो ख़त्म हो गया और टाइम यूटिलाइजेशन जो आपने किचन के आगे खड़े होके 8 घंटे में या 4 घंटे में खाना बनाना था तो उसका टाइम रिड्यूस हो गया। तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड है, लेकिन स्टिल इसके अंदर मैं समझता हूँ कि एक पार्ट जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, एक तो हमें स्कूल मील प्रोग्राम्स की तरफ लेके जाना चाहिए ताकि अगर हम माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करें और एक तो हम उस तरफ जाएं, और दूसरा मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा एक बैलेंस इस तरह रखना चाहिए कि नो डाउट कि टैक्स देना चाहिए और हम दे भी रहे हैं, लेकिन इन आइटम्स को आपने इस इंडस्ट्री को जब नर्चर करना है तो इतनी ज़्यादा इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन की तरफ ना जाएं कि इंडस्ट्री पनपने से पहले ही उसका दम घुट जाए। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें थोड़ी बहुत अगर इम्प्रूव हो जाएं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं सर।
ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा कारोबार भी तो पोल्ट्री है ना सर, मतलब हाउ मेनी बिलियंस रुपीस की ये इंडस्ट्री है। और हमें प्रॉब्लम ये होता है कि जनाब जब मुर्गी की कीमत 650-700 जाती है ना, तो जनाब अफवाहें पढ़ने को मिलती हैं और जनाब फलां जगह पे मुर्गी जी और लोगों ने खाई, बंदे मर गए। तो ऐसी कुछ चीज़ें तो नहीं है डॉक्टर साहब? अच्छा देखिए सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं ये समझता हूँ कि जब मुर्गी महंगी होती है तो तब ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। हाँ जी। जब मुर्गी देखें, जब एक फार्मर 30 से 40% नुकसान कर रहा होता है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तब तो किसी ने आके नहीं बताया कि मुर्गी खाने से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए हमारे मुल्क के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी इस वक्त पेरिशेबल आइटम है, वो डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन है। ऐसे ही ठीक है, और ख़ासकर इसके अंदर आप देखें कि आपके एनवायरनमेंट का, क्योंकि देखें ये साइक्लिक इसकी प्रोडक्शन है। ठीक है। एक जीपी ने आना है, फिर उस जीपी ने आगे जाके पेरेंट स्टॉक में जाना है, पेरेंट स्टॉक ने ब्रायलर में जाना है, फिर ब्रायलर ने जाके आगे गोश्त में कन्वर्ट होना है। तो विच मीन्स कि अगर एक साइकिल भी आपका डिस्टर्ब होगा तो आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और अगर ये प्रोडक्शन कम नहीं होती तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। तो ये वैसे आपकी बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि मेरे यार दोस्त जितने भी हैं सारे वेटनेरियन लोग और इंडस्ट्री के लोग हैं, फार्मा सेक्टर से लोग हैं, फीड इंडस्ट्री से लोग हैं, और इसी तरह जो DOC वाले डे ओल्ड चिक्स वाले जो काम करने वाले हैं। अच्छा, हम बड़े खुश होते हैं यार आज मुर्गा बड़ा सस्ता हो गया है, तो उनकी सिर पे बाँ होती है सर। अच्छा, मैं अपने नाजरीन के लिए ज़रा जानना चाहूँगा थोड़ा सा ब्रेकअप कि मुर्गी की कीमत किन मेजर उस पर कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रही होती है। से अगर 100 रुपया मुर्गी की कीमत है तो डे ओल्ड चिक की कितनी है, इसमें फीड इसमें कितने % होती है, और प्लीज़। आई थिंक सर जो इसमें जो सबसे जो बड़ी कॉस्ट होती है वो हमारी फीड कॉस्ट होती है, जिसको हम कहते हैं कि 70% जो आपकी वो फीड कॉस्ट है। ठीक है। फिर उसके अंदर आप कह लें कि आपकी 15% जो कॉस्ट है वो चूज़े की कॉस्ट है। वो डिपेंड करता है, खासकर आजकल तो चूज़े की कॉस्ट अप है क्योंकि हमारे पास कुछ जीपी के साइकिल मिस हुए थे। अदरवाइज नॉर्मली 15 से 20% आपके चूज़े की कॉस्ट होती है, और बाकी आपके मिसलिनियस चार्जेस होते हैं जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये जाके कोई 100% के करीब आपकी कॉस्टिंग मैकेनिज्म बनता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फीड कॉस्ट के अंदर आप देखें कि आप प्रोटीन सोर्सेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर कैनोला है या आपका सोया है, तो आप अज्यूम करें कि वो आप उस पर टैक्सेस भी दे रहे हैं, उसके ऊपर जो आपका डॉलर की एप्रिसिएशन है वो भी पे कर रहे हैं। और प्लस फिर आप देखें कॉर्न का, जहाँ तक अभी जो आपकी मकई का ताल्लुक है, वो इस वक्त सिचुएशन ये है कि उसके रेट्स एक्सपोनेंशियली ऊपर चलेगी। तो ये भी गंदम से ज़्यादा रेट चल रहे हैं एब्सोल्युटली, जैसा क्योंकि जब फार्मर को रेट नहीं मिलेगा तो एक साल वो नहीं लगाएगा, तो जब उसको मिलेगा तो वो लगाएगा। तो ये एक बार्गेन है, ये तब तक सब नहीं होगा जब गवर्नमेंट जो है ना फैसिलिटेट करे इनपुट कॉस्टिंग के ऊपर। और इनपुट कॉस्टिंग क्योंकि आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंट है तो वो बड़ी वेरिएबल है, इनपुट कॉस्ट बहुत वेरिएबल है, तो फिर फ्लक्चुएट करती है कीमतें, और जब कीमतें हायर साइड पे जाती हैं तो हम जो है कोई ना कोई अफवाह साजी शुरू कर देते हैं, और अल्लाह माफ़ करे फिर क्या क्या तूफ़ान है, बदतमीज़ी आता है। लेकिन एट द एंड हमें जो है ना वो सोचना तो ये चाहिए कि वो लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए भी कोई आसान काम नहीं है। कितने % मॉर्टेलिटी, कितने पैसे लगा के, कितनी रातें जाग के, तब जाके वो हम तक पोल्ट्री पहुंचाते हैं। बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी कि जब हम पोल्ट्री की कीमत का तयन करते हैं तो उस पर जो कीमत है, जो DOC डे ओल्ड चिक, यानी उसका जो हम चूज़ा है उसको 15% देते हैं, और फिर बहुत बड़ी परसेंटेज अबाउट 50 to 60% जो है वो चली जाती है उसके ऊपर फीड के ऊपर। और जो पोल्ट्री की जो है ना जी मेडिसिन्स, वो 1-2% ही हैं, और इससे ज़्यादा फिर जब गर्मियों में, सर्दियों में जब कंट्रोल टेम्परेचर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है वो भी खासा एक्सपेंसिव है। अच्छा मैडम इफ़त ये बताइए, ये तो पोल्ट्री की बातें हो रही थी, ठीक है, फ़िश में भी कोई ऐसे हैं जी कि मतलब फ़िश की फीड, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी वो ठीक फरमाया कि जी FCR और सारी बातें, तो फ़िश में फ़िश को गर्ल्स जो हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बना सकती हैं, और दूसरा इनकी FCR की भी कोई बातें हैं जनाब, ये क्या खाती पीती हैं? जी, जो अगर हम FCR की बात करें तो फ़िश एज़ कम्पेयर टू हमारे जो दूसरे एनिमल्स हैं उनसे इसकी रेशो कम है, मतलब कि ये थोड़ी फीड में ज़्यादा ग्रो कर रही होती है। फिर तो FCR फीड कन्वर्शन रेशो फिर तो ज़्यादा हुई ना, ज़्यादा हुई। और
उसमें फिर दूसरा ये है कि मछली अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से बहुत जो है वो फीड ले रही होती है। उसमें अगर आप हर्बीवोर फिश है, फिश की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जो कार्निवोर्स फिश हैं हमारी जो स्पीशीज़ हैं उसमें उनकी फीड कंटेंट्स मोस्टली प्रोटीन बेस्ड होंगे, और जो हर्बीवोर हैं जैसे ये हमारी ग्रास कार्प है, ये रहू है, थैला है, तो ये इनको अगर आप जैसे हर्बीवोरस मतलब कि प्लांट्स बेस्ड फीड भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनकी प्रोटीन रेशो जो है उनकी फीड में अगर कम भी हो तो वो बड़ा अच्छा ग्रो कर जाती हैं। इसके अलावा नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं जो उनकी बेसिक फीड के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान में जो ट्रेडिशनल फार्मिंग फॉलो की जाती है दैट इज़ एक्सटेंसिव फार्मिंग के इसमें पुराना तरीका ही है कि कोई एनर्जी हम लोगों ने नहीं, वाटर को रिसर्कुलेट नहीं करवाया, बल्कि मछली का सीड डाल दिया और पूरा साल फिर वेट किया। उसमें थोड़ी सी अगर उसमें सेमी जो हमारे इंटेंसिव फॉर्म्स होते हैं उसमें जो आपकी प्रिपेयर्ड फीड है वो बहुत कम अमाउंट में डाली जाती है, और नेचुरली जो आपकी फर्टिलाइजर्स हैं या डिफरेंट हर्ब्स हैं वो डाल दी जाती हैं, उसको ग्रो करवा दिया जाता है। तो लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें एडवांस फॉर्म की जो कि पाकिस्तान में बड़े अभी स्टार्ट भी हो रही है, जिसमें बायोफ्लॉक और डिफरेंट IPRS सिस्टम्स हैं, तो ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें जो प्रोडक्शन है फ़िश की वो स्मॉल एरिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक ड्रॉबैक है इसका, इसमें एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि लोड शेडिंग और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये तो पाकिस्तान मछलियों को भी कोई सर्दी गर्मी का रौला होता है जी? सर्दी गर्मी का रौला नहीं होता सर। एक्चुअली मसला ये होता है कि जो बायोफ्लॉक सिस्टम है ना, ये एक्चुअली टोटली आप कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड सिस्टम होता है। इसमें वाटर को उसी एक छोटे रिसोर्स के वाटर को रिसर्कुलेट करवाना होता है, उसमें कंट्रोल्ड फीड होती है, कंट्रोल्ड टेम्परेचर होता है, मतलब उसकी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है। तो उसके लिए 24 आवर उसकी जो है वो आप लोगों ने उसको मेंटेन करना होता है। तो अगर आपके पास एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है तो आपकी एक टाइम के लिए भी आपकी वो रुक जाती है वाटर एयर सर्कुलेशन, तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। इसमें ऑक्सीजन की जो है वो आपको पता है कमी आ जाती है, और छोटी जगह पर बहुत ज़्यादा मछली प्रोडक्शन हो रही होती है। इफेक्टिव तो है, लेकिन पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की वजह से ये इतना कामयाब। ये आपकी बात ठीक है, मैं आई एग्री विद। मुझे आई रिमेंबर कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज का हमने वो पॉन्ड्स थे इनके पत्तों की में डॉक्टर साहब जी, तो वो मैंने फ़िश फार्म जो थे वो मैंने लिए ऑन रेंट। तो फिर वो डॉक्टर साहब जो थे वो जाके बाकायदा तौर पे बताते थे कि मुगल साहब ऐसे नहीं सो जाना, ये इनका हर मेरा ख्याल 15 दिन बाद वो निकालते थे, उनका वज़न करते थे। अच्छा, उसके बाद जो ज़ाहिर है गर्मियों में पानी, उन्होंने कहा इसको एक सोका लग गया ना तो फिर ना कहना कि वज़न ही नहीं बना। तो इसका मतलब है कि हमें भी जो फ़िश फार्मिंग को अगर उस तरफ जाना है तो उसकी तमाम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांसमेंट्स हैं, और फिर उसकी जो खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें फोकस करना होगा, क्योंकि कुछ खाएगी तो तब भी अपना वेट गेन करेंगे ना जी। तो एनी हो, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये आई मीन हाउ डज दीज मैटर इन एग्री बिजनेस सर? अच्छा देखें जी, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब है डिसिप्लिन। अच्छा ठीक है जी। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपने किसी इदारे का जब स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले उसके अंदर राइट मैन फॉर द राइट जॉब, उसके ऊपर फोकस करना है। फिर आपने उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस को डिफाइन करना है। ठीक है। फिर आपने उनके माइलस्टोन्स जो है वो सेट करने, कि आपको पता हो कि जो एक स्ट्रक्चर है, स्पेशली जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जैसे अभी आपने टेक्नोलॉजी इन्वेजन्स की बात की, इनोवेशंस की बात की, तो इस वक्त तो हम जो दुनिया है या हम पाकिस्तान के अंदर भी प्रिसीजन फार्मिंग की बात हो रही है, प्रिसीजन न्यूट्रिशन की बात हो रही है, और लोग बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे जाके काम करने की कोशिश करें। बिल्कुल। अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि एक बहुत छोटा सा प्राइवेट इदारा होता है, लेकिन उसके अंदर बड़े डिफाइन रूल्स होते हैं। हाँ। हर एक को अपनी जेडी का पता होता है, और ये पता होता है कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसने क्या करना है, और एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है। जैसे कि मैंने वर्ड डिसिप्लिन यूज़ किया स्ट्रक्चर के लिए, उसमें साथ साथ आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अकाउंटेबिलिटी। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर नहीं है तो फिर आपका जो आउटपुट है वो इनपुट से कम होगा, और जब आपका आउटपुट इनपुट से कम होगा तो वो कोई भी इदारा हो, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो प्रोपेल नहीं करेगी, वो
उसकी एफिशिएंसी नहीं होगी, उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। यानी आपके बेल बच जाती है कि मतलूबा नताइज जो की बिल्कुल गारंटी की सहूलत मुयसर ना मुयस्सर है। नहीं, ऐसा हैं सर? ऐसा ही है। यानी काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे तो तभी मतलब देखिए नालायक होना एक और बात है, इनएफिशिएंट होना एक और बात है, Absolutely. हैं सर? करप्शन होना एक और बात है, इनएफिशिएंट होना एक और बात है। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना होगा। आप माशाल्लाह स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, ज़ूलॉजी पढ़ा रही हैं, ज़ाहिर है आपका स्पेशलिटी सब्जेक्ट भी फ़िश फार्मिंग और एक्वाकल्चर और सारी बातें हैं। तो आपको देख के, क्योंकि एक तो होता है बच्चियों का ये बड़ा होता है जी मेरी टीचर कर रही है, आई मस्ट आल्सो सी इन डेप्थ, ठीक है जी। और दूसरा होता है बस टीचर को बस जान चढ़ाओ, पीरियड ख़त्म हो। तो बच्चियों का इंटरेस्ट बन रहा है जी? सर मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ, और मेरी जो मेरे लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि मेरी बच्चियाँ जो हैं वो एक्वाकल्चर में आना चाह रही हैं। एक्चुअली मैं जब उन्हें पढ़ा रही होती हूँ तो सिर्फ पढ़ा नहीं रही होती, मैं इंडस्ट्रीज़ का विजिट करवाती हूँ, फॉर्म्स का विजिट करवाती यही हूँ, मैं कहने लगा उनको था ये सारा कि दिखा रही आप हूँ सारा दिन खड़े होके चाक बोर्ड और ड्राइंग रूम और असाइनमेंट्स इन पे फोकस कर रही हैं, एक्सटर्नल लिंकेजेस विद द इंडस्ट्री हैं, और इवन कि हम इंडस्ट्रीज़ का, फॉर्म्स का हर जगह पे ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। इवन कि जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो उनको जो ब्रीडिंग हम पढ़ा रहे होते हैं फिर हम दिखा के ला। अच्छा। तो वो बच्चियों में बहुत इंटरेस्ट होता है, वीडियोस देखती हैं कि हमने सुना था कि भाई इस तरह से ब्रीड करती है। तो फिर इसके अलावा नॉट ओनली कि आप फिश ब्रीडिंग पे या प्रोडक्शन पे या उस पर बात करें, मैं इनको वैल्यू एडिशन का बहुत बताती हूँ कि आप घर में फ़िश की कोई भी प्रोडक्ट बना के आप मार्केट कर सकती हैं। और हमारे मतलब इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने ये बड़ा युवास में ही इन्होंने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया कि फ़िश डे सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें ये बच्चियों को कंपटीशन करवाते हैं डिफरेंट फ़िश से रिलेटेड डिशेस का। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि हमारा टाइम भी बड़ा स्क्रीज होता जा रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक काम करें, बच्चियों को जो है ना मछली को लगाने वाला मसाला बनाना ही सिखा दें। नंबर एक, यकीन करें बड़े बड़े ब्रांड हम जाके ख़रीद के लाते हैं ना। अच्छा, तो ये एक ऐसा, सर्दियाँ आ गई हैं अब, सर्दियों में चाहे आप सेरेमोनियल समझ लें, चाहे आप ट्रेडिशनल समझ लें, चाहे आप जिस्म की रिक्वायरमेंट समझ लें, या हमारा टेस्ट डेवलप समझ लें, हर घर ने मच्छी खानी ज़रूर है। तो मैं चाहूँगा कि किसी बच्ची को असाइनमेंट दें कि बच्चे आ जाओ तो ये इसका मसाला बना के खुद ही रफ पैकेट में ऊपर चाहे नाम भी कोई लिख ले। तो बेसिकली हमने ना जो होता है वो एक मैच्योर मार्केट बच्चे के हवाले करनी होती है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, आपका तो ज़ाहिर है ऑलटेक इंटरनेशनल को मैं देखता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं, आप ट्रेनिंग भी करते हैं, आपकी माशाल्लाह टीम बड़ी ज़बरदस्त है। उन बच्चों की और यंग डॉक्टर्स की मैं आई रियली प्रे फॉर देम, मिलता भी उनसे। तो ये जो आपने गर्ल्स कॉलेज में जो इनिशिएटिव आज लिया है, तो इनके लिए भी कुछ ट्रेनिंग या कुछ तरह की एहतमाम करेंगे? जी सर, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि ऑलरेडी हमने इन लोगों के साथ MOU साइन किए हैं। अच्छा। जिसके अंदर हम 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करें। एक आपका स्किल डेवलपमेंट है, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है। एक आपका प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट है, और एक आपका है इंडस्ट्री लेड रिसर्च के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमने क्या किया कि हमने नॉट सिर्फ लाहौर तक बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस सर्कल को किया है। और जैसे कि जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में हमने रिसेंटली वहाँ पे भी प्रोग्राम करा, और वहाँ पे मेरे लिए बड़ी एक नई बात थी कि 7,000 ख़वातीन उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। माशाल्लाह। तो हमने जब उनके साथ डिस्कशन करा तो हमने नर्चरिंग द यंग टैलेंट के अंदर हमने ये काम करा कि हमने एक मॉडल डेवलप किया, हम जिसको पोल्ट्री में उसका पोल्ट्री वैल्यू क्रिएशन मॉडल कहते हैं, डेयरी में डेयरी वैल्यू क्रिएशन मॉडल कहते हैं, बीफ में बीफ वैल्यू क्रिएशन, और एक्वा कल्चर में एक्वा वैल्यू क्रिएशन मॉडल कहते हैं। ठीक है। और हम पिछले 5 साल से एक टैग पे काम कर रहे हैं कि फ़िश इज़ अ फ्यूचर प्रोटीन। जैसे कि क्यों कि एक तो वो अच्छा कन्वर्टर है, सेकेंडली उसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर, जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन है वो उसकी कम है, और दूसरा आपके पास जो अनयूटिलाइज्ड लैंड्स हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, उनको हम यूज़ करके प्रोटीन का एक मैस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो उसके लिए। तो अब हमने जैसे कि मैडम इफ़त हो गया, इनका कनेट कॉलेज हो गया, LCW हो गया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं यहाँ पर बताऊँ कि
LCW के साथ हमने लास्ट टाइम रोल ऑफ वुमेन इन एक्वा कल्चर एंड एग्रीकल्चर पे प्रोग्राम करा। अच्छा। और वहाँ पे उनके और एक के साथ मिल के वहाँ पे हमने एक स्पेस एलोकेशन ली, ठीक है। और उस स्पेस एलोकेशन को हम ब्रांडिंग करके एक रिवॉल्विंग फंड क्रिएट करेंगे, और जो वहाँ की जो खवातीन हैं वो मछली को मसाला लगा के और उसकी रेसिपीज बना के उसको सेल आउट करेंगे, और जो उससे फंड जनरेट होगा वो फर्दर री इन्वेस्ट होगा बैक टू आइदर R&D, और उन जो स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम एक्वाकल्चर यंग साइंटिस्ट अवार्ड के तौर पे उनको देंगे, That's great. ताकि वी क्रिएट द पीपल हु ब्रिंग्स इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि इनेबलर्स हों और वो great. क्रिएट करें। सो दिस डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर वाले को आप लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह सर, बिल्कुल। सर हमारे डिपार्टमेंट की भी माशाल्लाह से 3 बच्चियों ने भी सर के साथ जो है अपनी पर्सनल आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए 3 दिन की वॉलंटियरली इनके साथ इन्होंने इंटर्नशिप की है। तो बड़ा अच्छा बच्चियों का रिस्पांस था, और किस तरह से इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलना है वो सर के साथ और सर की टीम के साथ उन्होंने 3 बच्चियां मेरी हरीम थी और नूरुल हुदा, और तीसरी मेरे ही डिपार्टमेंट की बच्ची थी। यानी बच्चियां जो हैं, बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं जी, तो ज़ाहिर है बच्चियां बेटियां जो हैं वो इस काम की तरफ इंक्लाइन हो रही हैं, मोटिवेट भी हो रही हैं। और मिस प्रिया, आपसे गिला रहेगा, आज आप बैठ जाती तो कम से कम हमें भी कुछ आइडिया मिल जाता। ये काम स्कूलों के लेवल पे करने वाला है। खुदारा ये हम छोड़ दें, हम ये बात छोड़ दें कि जनाब ग्रेडिंग ये वो, जब तक हम कोई एग्रीकल्चर बेस्ड कोई एक्टिविटी नहीं स्टार्ट करते हम कभी भी कहीं पे भी तरक्की नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि घरेलू पैमाने पे सब्जियों की काश्त के लिए स्कूलों में जो है वो पैकेट्स दें, सर्दियों के भी गर्मियों के भी, ताकि उनसे फीडबैक दें कि जनाब अब तो मोबाइल टेलीफोन है कि बेटा ये आज 7वें दिन की, आज ये फ्रूट जितना बड़ा हुआ है, यार इसको आदत को अपना लें। खुदा का वास्ते हम किन टिक टाकरियों में पड़े हुए हैं। आज के प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, और बहुत शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर शहजाद नवीद जदून साहब का, बहुत शुक्रिया अदा करूँगा इफ़त अमीन का। और मेरी एक ही दरख्वास्त है कि खुदा का वास्ता है ये जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ हर वक्त टिक टाकरी छोड़ दें, चीज़ों का मुस्बत इस्तेमाल सीखें। घरों में सब्ज़ियाँ उगाएं, आपके पास लॉन्स भी हैं, आपके पास गमले भी हैं, आपके पास खुली जगह भी है, लोग तो छतों पे उगा रहे हैं। और इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, मैम इफ़त ने फरमाया कि जनाब हमें जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन को, फूड को, खुराक अपने घर पे तैयार करने वाली एक्टिविटी को करना चाहिए। और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सईद मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।